वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड वीडियो इस चैप्टर का 16.1 व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। साथ में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करना, और 16.2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हम आज देखेंगे, जिस पर हम देखेंगे स्टेक होल्डर्स के बारे में, और साथ में हम यहाँ देखेंगे कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जानेंगे, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप पहले से ही जानते हो। सो एज अ पैराग्राफ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा, लाइन बाय लाइन यहाँ पर एक्सप्लेन करने की उतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसके बारे में आप पहले से ही जानते हो और बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पैराग्राफ कहता है दैट जो भी हम अपने आसपास में जो भी चीज़ है उस चीज़ का हम यूज़ कैसे करते हैं, उस चीज़ का हम यूज़ करते हैं अपने अर्थ से ही लेकर के, उस चीज़ का जितना भी हम यूज़ करते हैं वो अपने अर्थ से ही लेकर के यूज़ करते हैं। एक चीज़ वो है सन, उसको हम बाहर से, उसका एनर्जी को हम बाहर से लेते हैं, वो अर्थ से बाहर में आता है, बस अर्थ है जो बाहर में है। अदरवाइज जितने भी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं वो अपने अर्थ का ही हम यूज़ करते हैं। तो हमें अपने रिसोर्सेज का यूज करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोग इसको केयरफुली यूज करें, यूज करने का जो तरीका है उसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर हमारे पास में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अब पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है जैसे आपका एक्सपोनेंशियल रेट पर बढ़ रहा है, यानी कि आज 2 है तो कल 4 है तो परसों 16 है तो उसके अगले दिन में 256 हो जाएंगे। इस तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो अगर एक्सपोनेंशियली हमें पॉपुलेशन देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि उतने पॉपुलेशन के लिए हम लोगों को रिसोर्स भी कंप्लीट कराने होंगे, तो रिसोर्स को भी एक्सपोनेंशियली बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन रिसोर्स तो लिमिटेड है। तो इसी के वजह से हमें अपने रिसोर्स को मैनेज करना ज़रूरी है। अब रिसोर्स को मैनेज करेंगे तो सभी के पास में क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का। ऐसा नहीं कि रिच ही किसी भी चीज़ को यूज कर पाएँ और पुअर उस चीज़ को यूज ना कर पाएँ। एक और चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर यूज करते हैं, तो कोई भी हम डैमेज ना करें इन्वायरमेंट में। जैसे कि अगर हम कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे जो स्लैग आता है, इतना ज़्यादा स्लैग बनता है, तो उस स्लैग का क्या होता है, वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। वो रिसोर्सेज से हम ले रहे हैं, वहाँ से मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके जो रेसिड्यू हैं उसको हम लोग ऐसे ही फेंक दे रहे हैं। तो इन्वायरमेंट को हम लोग यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे हैं, इससे हमें बचाना है। चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या है, उसको हम लोग कैसे बचाएंगे, अब फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है, वाइल्ड लाइफ क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप खुद से कर लेना, कहता है कि आप क्या हैबिट रखोगे जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा फ्रेंडली लगे। अगला आप देखिए कि शॉर्ट टर्म एम्स के लिए कौन कौन से क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो यहाँ पर आपको मिलते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म का एडवांटेज ये है कि हम जिस चीज़ के लिए जिस काम को करते हैं, जिस रिसोर्स से लेते हैं, जैसे मशीन का ही यहाँ पर बनाना हो गया या फिर मशीन को चलाना हो गया, तो उस समय तक के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम या कोल का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और उस काम को हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए वो सही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं कि उसमें पॉल्यूशन हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म का कोई एडवांटेज नहीं दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए सही है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो गलत हो जाता है। तो एडवांटेज आप इस तरीके से कर सकते हो कि किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने पर शॉर्ट टर्म में कुछ कुछ उसका इन्वायरमेंट से असर को हम लोग नहीं ध्यान में रखते हैं, और शॉर्ट टर्म में हम अगर देखें तो वो हम लोगों को बेनिफिशियल लगता है, लेकिन बाद में वो हम लोगों को इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 उसी के बारे में रिलेटेड है कि ये एडवांटेजेस जो हैं डिफ़र कैसे करते हैं एडवांटेज लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में अगर हम मैनेज करें रिसोर्सेज को। तो मैनेजमेंट अगर हम रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म के रूप में करें और शॉर्ट टर्म के रूप में करें तो दोनों में एडवांटेज में क्या डिफरेंस है। तो एक में हम अपना जो काम है उस काम को करा ले रहे हैं, लेकिन हम इन्वायरमेंट के बारे में ध्यान नहीं रख रहे हैं। दूसरे हम काम को ऐसे कर भी रहे हैं और साथ में इन्वायरमेंट का भी हम ध्यान रख रहे हैं। तो इन्वायरमेंट का जब हम ध्यान रख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वायरमेंट चलेगा। तो इन दोनों का एडवांटेज में इस तरीके का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि ये सभी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का हम बात करें वो क्यों ज़रूरी है, और क्या ऐसा फोर्स है जो इसके अगेंस्ट काम करता है कि इक्वल सभी जगह पर रिसोर्सेज ना पहुँचे, रिच पुअर इन दोनों के पास में अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्यों पहुँचे। तो ये आप खुद से कर लेना। इसमें आप ये कर सकते हो कि कुछ ऐसे हो सकते हैं रिसोर्सेज जो सिर्फ जो है पुअर लोग नहीं कर पाए, नहीं उसे ले पाए, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसको सिर्फ अमीर लोग ही ले पाए, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है। तो दोनों में
जो ज़रूरी वाला चीज़ है, जो ज़रूरी वाला रिसोर्स है, जिस चीज़ से आदमी ज़िंदा रह सकता है, जिस चीज़ के बिना आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता है, वैसे रिसोर्सेज सभी के पास में होने चाहिए इक्वल अमाउंट में। और क्या फोर्स है उसके बारे में आप खुद से डिस्कस करो। चलिए बढ़ते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर में। कहता है कि फॉरेस्ट जो है वो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, यानी कि एक फॉरेस्ट के अंदर में ही बायोडाइवर्सिटी उत्पन्न होता है, यानी कि एक तरह के नहीं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्पीसीज़ वहाँ से ही बनते हैं। स्पीसीज़ अलग अलग वहाँ से ही होते हैं। जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज़ है, कुछ गोट्स अलग स्पीसीज़ हो गए। तो स्पीसीज़ अलग अलग कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होता है फॉरेस्ट के अंदर में, क्योंकि वो हॉटस्पॉट है, वहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है, बनते रहते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग ब्रीड्स बनते हैं, अलग अलग ब्रीडिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट इनहेरिटेंस होता है। तो इनहेरिटेंस होने से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो इसमें से बहुत सारे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे स्पीसीज निकल करके आते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, फर्न, फ्लोइंग प्लांट्स, नेमेटोड्स, इंसेक्ट्स, बर्ड, रेप्टाइल और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो यहाँ से ही डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स के फॉर्म्स यहाँ से क्रिएट हुए हैं। कहाँ से? फॉरेस्ट से। और डाइवर्सिटी भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि एक्सपेरिमेंट ऐसा यहाँ पर स्टडीज़ बताता है कि डाइवर्सिटी जो है, अगर उस पर हम लोग डाइवर्सिटीज़ को कम कर दे, डाइवर्सिटी अगर लॉस हो जाए, तो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को ये अफेक्ट कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर में। स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करते हैं। स्टेक होल्डर्स यानी कि जो ऐसी चीज़ जो रक्षा करें, या फिर आप समझो कि किसी भी फॉरेस्ट के सस्टेन करने पर वो मदद करें। तो हम ऐसे लोगों का बात कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके का काम कर सकते हैं, फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। जैसे कि ऐसे पीपल्स जो फॉरेस्ट के अराउंड में रहते हैं और डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट से ही, तो वो अपने लाइफ के बहुत सारे काम फॉरेस्ट से ही करते हैं, तो वो एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, जो कि लैंड ऑन करता है और रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है फॉरेस्ट से। इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहाँ पर जो है डायरेक्ट फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल देखता है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स को यूज़ करता है। उसमें जैसे आप तेंदू के लीव्स को देख सकते हो कि जिसको बीडीज़ बनाया जाता है। तो ये बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं किसी एक एरिया से। एक एरिया में अगर ख़त्म हो गया कोई भी चीज़, तो दूसरे एरिया से भी वो ले सकते हैं। हाँ, वाइल्ड लाइफ्स और नेचुरल इंथुजियास्टिक्स। हाँ, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल इंथुजियास्ट्स जो यहाँ पर नेचर को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सभी स्टेक होल्डर्स हैं। चलिए देखते हैं कि ये ग्रुप क्या कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये क्या लेता है, फॉरेस्ट से क्या लेते हैं ये सभी? फायर के लिए वुड, टिम्बर, ताज, ये सभी के लिए बैम्बूज, यहाँ पर स्लेट्स, हर्ट्स, इन सभी के लिए बहुत सारे एग्रीकल्चर मटेरियल, फिशिंग, बहुत आप अपने आसपास में देखो, वुड का बना हुआ बहुत चीज़ आपको दिख जाएगा। टेबल दिख जाएगा, गेट दिख जाएगा। तो बहुत सारे चीज़ जो हैं वो फॉरेस्ट से आते हैं। तो इस तरीके से अगर हम यूज़ करें तो क्या आप सोच सकते हो कि इस तरीके से यूज़ करने पर फॉरेस्ट जो है वो एग्जॉस्टेड हो जाएं, ख़त्म हो जाएं? जब ब्रिटिश आए और यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस में, बहुत सारे एरियाज़ में लोग जहाँ रहते थे, वहाँ पर उन्होंने उस जगह को साफ़ किया, काट करके उस जगह पर ऐसे चीज़ों को लगाया जो मोनोकल्चर हो, जैसे कि पाइन, टीक, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, यूकैलिप्टस ट्रीज़। ह्यूज एरिया का जो है उन्होंने हटा दिया और उस जगह पर एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रीज़ को प्लांट किया। तो क्या ऐसा करने से हम लोग इन्वायरमेंट को अच्छा इफेक्ट डाल रहे हैं, इन्वायरमेंट पे अच्छा इफेक्ट डाल रहे हैं, इन्वायरमेंट को अच्छा हम लोग अपने तरफ से वैल्यू दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं तो उसके बायोडाइवर्सिटीज़ को, उस एरिया के बायोडाइवर्सिटी को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? बैलेंस खराब हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ऐसा प्लांटेशन यहाँ इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़फुल हो सकता है, लेकिन ये लोगों के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ को सोच सकते हो जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट बनाते हैं।
फॉरेस्ट से ले करके रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट को बनाते हैं। कहता है कि इंडस्ट्रीज़ इस तरीके से बहुत सारे ट्रीज़ को काट करके, बहुत सारे वहाँ से जो भी रॉ मटेरियल्स उसको निकाल करके वो अपना काम तो कर लेते हैं, लेकिन वो इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है किसी भी फॉरेस्ट के सस्टेनेबिलिटी के लिए, यानी कि किसी भी फॉरेस्ट को बचा करके रखने के लिए वो वहाँ पर इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होते। वो अपने काम करने के लिए होते हैं, क्योंकि एक जगह से वहाँ अगर उन्होंने बहुत चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया, वहाँ का रिसोर्सेस अगर ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह पर चले जाएंगे। अब इसके वजह से लोकल वहाँ पर जो भी रहेंगे वो सभी परेशान रहेंगे। तो कहता है कि आप क्या सोच सकते हो कि कैसे यहाँ पर लोकल पीपल का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या यहाँ पर यूज कर सकते हो जो उस बिहेवियर को चेंज जो हुआ है उसको फिर से वापस से स्टॉप कर दे या फिर बिहेवियर को चेंज करने से रोक जाए। तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा इन लोकल्स को दे देंगे, इन लोकल्स के बेनिफिट में कुछ छोटा मोटा काम कर देंगे, उनके बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर देंगे। चलिए बात करते हैं हम वाइल्ड लाइफ के बारे में। बिफोर दैट यहाँ पर कुछ इंथुजियास्ट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि सीधे फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन वे उनके मैनेजमेंट पर वो काम करते हैं। आपको दिख जाएगा कि बहुत सारा पीपल्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनली वर्क कर रहे हैं फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए बिश्नोई कम्युनिटी जो है राजस्थान में, उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को यहाँ पर रिलीजियस टेंट दिया हुआ है, यानी कि कल्चर है कि हम वाइल्ड लाइफ को यहाँ पर सिक्योर करके रखेंगे। और अभी ही हमारे गवर्नमेंट इंडिया ने ये किया कि अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के कोई भी अगर ऐसा कंजर्व करता है तो उसको दिया जाता है। किस चीज़ के मेमोरी में? अमृता देवी के मेमोरी में, जो 1931 में अपने आप को सेक्रीफाइस की हुई थी और 363 और लोगों के साथ में खेजरी ट्री के बचाव में खिजरली विलेज में, जहाँ पर जोधपुर है, मतलब राजस्थान, जहाँ जोधपुर के राजस्थान के जोधपुर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत जगह पर ऐसे कर दिए गए कि लोकल एरिया की जो भी पीपल हैं उनको जंगल से, वाइल्ड लाइफ से उनको दूर रखा गया फोर्सफुली, ताकि कंजर्व किया जा सके वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को। लेकिन ऐसा जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल नहीं होता है। और यहाँ हम अगर डिफॉरेस्टेशन का बात करें तो ये सिर्फ लोकल पीपल की वजह से नहीं होता है। डिफॉरेस्टेशन कहने का मतलब कि फॉरेस्ट को कम कर देना, फॉरेस्ट को कट कर देना, बल्कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड बनाना, डैम्स बनाना, ये सभी जो है वो डैमेज कॉज करते हैं हमारे फॉरेस्ट के अंदर में। और फॉरेस्ट अगर डैमेज होता है तो वाइल्ड लाइफ भी डैमेज यहाँ पर होता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ह्यूमन जो है वो अपना इन्वेंशंस के वजह से फॉरेस्ट को यहाँ पर कमज़ोर करते जा रहे हैं। फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें इन्वामेंटल इस तरीके से फॉरेस्ट का यूज करना चाहिए। फॉरेस्ट रिसोर्स का हम लोग इस तरीके से यूज करें को इन्वायरमेंटली या फिर डेवलपमेंटली ये जो है अच्छा काम करे। कोई इसमें से ऐसा नहीं हो कि फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं। अगर कहीं से हम फॉरेस्ट को किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम फिर से लगाएं, प्लांट्स हम फिर से करें, प्लांटिंग हम फिर से करें, प्लांट्स हम फिर से लगाएं। हम जिस तरीके का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं वही डिटरमाइन करेगा कि इन्वायरमेंट जो है वो कंजर्व रहेगा या फिर डिस्ट्रॉय रहेगा, यानी कि डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। आई थिंक इसमें उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी समझदार हो। सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। चिपको आंदोलन, उसके बारे में आप जानते ही हैं कि फॉरेस्ट को कैसे बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों ने जो है 1970s में क्या किया कि ट्रीज़ को हग करके खड़े रहे ताकि उसका ना काटा जाए। तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो है, जितना भी पीपल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट को। कहता है कि 1972 में वेस्ट बंगाल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज करता है अपना फेलियर को किस चीज़ में? साल फॉरेस्ट के रिवाइव करने पर। कुछ साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर। और ट्रेडिशनल मेथड जो है उन्होंने सस्टेनेबल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट में ये कहता है कि जो अर्थ और वाइल्ड लाइफ है वो किस तरीके से सस्टेन करे, किस तरीके से टिका हुआ रहे, उस चीज़ों को इंश्योर करना।
तो इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। जस्ट आप इसको एक बार रीड करना और आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा इस तरीके से बताने की कोई यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ चिपको आंदोलन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, हक द ट्री मूवमेंट्स, और किस तरीके से पीपल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉरेस्ट के मैनेजमेंट पर, उसके बारे में यहाँ पर बात किया हुआ है। और डिपार्टमेंट किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेटजीज बनाती है उसके बारे में बात किया हुआ है। सो यही है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल मैनेजमेंट का टॉपिक। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लेते हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वाटर फॉर ऑल। अभी ऊपर वाले में किसी भी तरीके से यहाँ पर बताने की, जानकारी देने की, एक्स्ट्रा किसी जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसी वजह से मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं है जो आपको जानना ज़रूरी है। आप सभी बात को यहाँ पर जानते ही हो, हिस्ट्री में आप ये सभी चीज़ पढ़ चुके हुए होंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। वाई शुड बी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना ज़रूरी है? क्योंकि फॉरेस्ट में ही हम लोग देखते हैं कि ये हॉटस्पॉट होता है किस चीज़ का, डाइवर्सिटी का। स्पीसीज बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वहीं पर बनते हैं। क्यों बनते हैं? इनहेरिटेंस की वजह से। और वहीं पर वाइल्ड लाइफ जो है, अपना वाइल्ड लाइफ का शेल्टर फॉरेस्ट होता है, इसके वजह से। और हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के टुवर्ड्स कुछ अप्रोचेज हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर पूछ रहा है, वो आई थिंक यू कैन राइट विथ योर ओन लैंग्वेज। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन with the water for all. Thank you and have a great day.